अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब डॉक्टर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर तैयबा नुसरत है और आज हम इंशाल्लाह एफसीपीएस पार्ट 1 के ऊपर बात करेंगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं फोकस करना। आपसे मैं जल्दी से पूछूंगी चैट में, आप मुझे बता दें कि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप पहले दे चुकी हैं, ताकि फिर उस हिसाब से भी हम बात कर लें। ठीक है। जिन्होंने जो रिपीट कर रहे हैं उन्होंने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि नहीं निकला एग्जाम तो कैसे होगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से गाइड करूंगी और इंशाल्लाह आपका ये वाला अटेम्प्ट जो है इस दफा निकल जाएगा। सबसे पहले जो बात है ना वो ये है, एफसीपीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आपने मुझे इसका जवाब देना है सोच समझ के कि जब हम कोई माउंटेन क्लाइंब करने लगते हैं तो हम किस तरह से माउंटेन क्लाइंब करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक शख्स है, उसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? आप चाहें तो आप मुझे चैट में जवाब दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझे माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक माउंटेन क्लाइंबर है वो टॉप तक कैसे पहुंचता है? हाँ जी, आप बता सकते हैं चैट में भी, और अगर आप माइक ऑन करके इंटरेक्ट करके बताना चाहती हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए, जब वो माउंटेन क्लाइंब करना शुरू करता है तो ऐसे नहीं होता ना कि वो उसने बस सोचा कि आज मैंने माउंटेन क्लाइंब करना है और वो फौरन वहां तक पहुंच गया। हाँ, कायनात कह रही है आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो जब मैंने एफसीपीएस देना था तो मेरे फादर ने भी मुझसे ये पूछा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ वो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये तो मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, तो अब मैं क्या करूँगी। तो मेरे फादर ने कहा कि देखो, मेडिकल और इसकी पढ़ाई ऐसे ही है जैसे हमने पहाड़ पे चढ़ना है। तो ऐसे नहीं होता कि आपने आज सोचा कि अब मैंने कल पहाड़ पे चढ़ना है और आप शुरू हुए और आप चोटी पे जाके खड़े हो गए, नहीं। उन्होंने कहा आप चढ़ते हो, आप रुकते हो, आप सांस लेते हो, थकते हो, रेस्ट करते हो, फिर दोबारा आप चढ़ना शुरू कर देते हो, फिर आप थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाते हो, फिर आप सांस लेते हो, फिर दोबारा। और ये करते करते आप इवेंचुअली माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाते हो। लेकिन जरूरी बात क्या है कि वापस नहीं मुड़ना, रुकना नहीं है। आपने सांस लेना है, आप ब्रेक लें, आप फिर से अपनी प्रिपरेशन करें और फिर आगे चल पड़े। तो आप, तो इस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हिम्मत नहीं हारनी। तो आप सबको भी मैं आज ये पहले, सबसे पहले ये चीज गाइड करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि एक अटेम्प्ट दे दिया नहीं निकला, अब और क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें, या ये तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होना। नहीं, ये हमने ही देना है, हमने ही क्लियर करना है और इंशाल्लाह ये एग्जाम क्लियर होगा आप सबका। ठीक है। अब है सबसे पहली चीज, ऑर्गेनाइज योर स्पेस फॉर स्टडी। आप लोगों ने जो भी पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं और हम हमें लगता है ये सारी हमने पढ़ लेनी है और इसमें से हमारा एग्जाम हो जाना है। तो आपने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से, मेरे ख्याल से सब गायनी वाले ही हैं आज हमारे साथ, तो आप लोगों ने अपनी बुक्स सॉर्ट आउट करके अपने सामने रख लेनी है कि मेरा ये गोल है और मैंने ये बुक्स पढ़नी है। और आपकी जगह साफ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, कि अब आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन और चीज़ें ना हो, ताकि आप फोकस होके पढ़ें। अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी बैठ के पढ़ें, कोशिश करें अगर कोई लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन करने, ताकि वहाँ पे आप अपना मोबाइल भी साइड पे रख दें और फिर आप ध्यान से बैठ के पढ़ना शुरू करें। फिर अब मैं आपको बताऊंगी बुक्स और रिव्यू के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने अपने टाइम टेबल के अंदर दो चीजें लिख लेनी है बड़ी बड़ी करके। एक आपने लिख लेने हैं थेरी पॉइंट्स, ठीक है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे रफीउल्लाह, और दूसरा आपने लिख लेना है पास्ट पेपर्स, उसके लिए हमने एसके सीरीज करनी है। बस ये दो चीजें करनी है, कोई भी फर्स्ट एड या कोई और बुक की किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर आप पहले एक आधा स्टेप दे चुके हैं तो अब आपको थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने भी ऐसे ही किया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, बहुत सारी बुक्स के, ये टॉपिक इस बुक से खत्म करना है, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लो, इसके यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लो। टाइम वेस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। हमने पेपर के अंदर ये देखना है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। उस टाइम पे सब ये कहते हैं कि एफसीपीएस के अंदर लक बहुत ज्यादा चलती है, और मैं भी आपको यही कहूंगी कि वाकई में ही इस पेपर के अंदर लक का बहुत ज्यादा हाथ। अब बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के आए होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ा होता है, इंजॉय करते रहे होते हैं और उनका निकल जाता है।
तो हमें बाद में फिर परेशानी होती है कि हमारा क्यों नहीं निकला। तो इस दफ़ा जो मैंने तैयारी की थी ना, वो मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम एप्रोप्रिएट अप्रोच के साथ तैयारी की थी और एक्स्ट्रा चीज़ों में अपने आप को थकाने के ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया कि ये वाला टॉपिक स्नेल से पढ़ लूँ, ये वाला टॉपिक फर्स्ट एड से पढ़ लूँ। आपने भी ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो मैं आपको ब्रेकडाउन देती हूँ कि आपने कैसे-कैसे तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने हैं आराम से, कल हमारा रिज़ल्ट आया। तो अब अगले अटेम्प्ट के अंदर टाइम है। आपको अब जिस तरह मैं बताऊँगी आपने उस तरह से तैयारी करनी है और यकीन रखना है और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम जो है ना वो निकलेगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि गायनी के लिए आपके जो इतनी थ्योरी ज़रूरी है ना, वो सारी रफ़ीउल्लाह के अंदर लिखी हुई है, ठीक है? तो अब आपने और कोई भी बुक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बनने थे ना, वो हमारे बन गए। जो हमें आता है, वो हमें आता है और जो नहीं आता ना, वो हमें अभी भी नहीं आता। तो वो टाइम वेस्ट करके जो थ्योरी आती है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें आती है, वो पेपर में भी याद आ जाएगी। जो चीज़ हमें नहीं आती, उसकी हमने फ़ोकस करना है। तो अब आपने रफ़ीउल्लाह एक साइड पे रख लेनी है। उसका आपने बना लेना है टाइम टेबल कि ये मैंने इतने दिनों के अंदर रफ़ीउल्लाह ख़त्म करनी है और साथ-साथ आपने करनी है एसके सीरीज़। जो एसके पिंक है ना, इसको तो आपने अपने पास हर टाइम रखना है, इसको नहीं छोड़ना। अब आपका तरीका ये होगा कि आपने एसके पिंक पढ़ना शुरू करनी है, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने एक पेपर किया, आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए एक और जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आए, वो आपने हाइलाइट करके उसके ऊपर लिख लिया कि ये मुझे एमसीक्यू नहीं आया। सुबह आप उठें, आपने रफ़ीउल्लाह का एक टॉपिक पकड़ लिया कि आज मैंने रफ़ीउल्लाह का ये टॉपिक पढ़ना है, 3 घंटे आपने रख लिए कि 3 घंटे के अंदर मैंने ये टॉपिक रफ़ीउल्लाह का ख़त्म करना है। फ़र्ज़ करें आपने आज जो है एब्डोमेन और लोअर लिम्ब पढ़ी है रफ़ीउल्लाह से। वो आपने टॉपिक अच्छे से रफ़ीउल्लाह से रट लेना है, याद कर लेना है, समझ में आता है, समझ लेना है, कॉन्सेप्ट हल्का-सा बना लेना है। कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कोई बड़ी बुक खोल के बैठनी नहीं है आपने, आपने गूगल कर लेना है उस चीज़ को, उसकी डायग्राम निकाल लेनी है कि अच्छा ये हड्डी ऐसे है, यहाँ से इस फोसा में से ये पास हो रहा है, इसके अंदर ये चीज़ है बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मेरा ये गलती थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा मैं कहती थी जब तक पूरा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक-एक चीज़ मुझे पता नहीं होगी, मुझे याद नहीं होगा, मुझसे रट्टा नहीं लगता। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बनाने में, नोट्स बनाने में इतना टाइम ज़ाया हो जाता था कि इवेंचुअली पेपर में उन्होंने आपसे पूरा कोई थ्योरी लिखने को नहीं देनी कि ये पूरी थ्योरी लिख के हमें दिखाएँ कौन कहाँ से कैसे गुज़र रहा है। उन्होंने एक ही सवाल पूछना जो वो हर दफ़ा पूछते हैं, उसको थोड़ा-सा चेंज करके। तो उसकी तैयारी होगी जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे और अब आपका तरीका ये है कि सुबह उठे, आपने 3 घंटे रफ़ीउल्लाह का लगा लिए, बस अब वो टॉपिक बंद करके अब आपने एसके शुरू करनी है, एसके पिंक का एक पेपर सॉल्व किया, उसके अंदर जो क्वेश्चन्स आपको नहीं आए वो आपने हाइलाइट कर लिए। और मैं क्या किया था शुरू में जब फर्स्ट टाइम एसके पढ़ी, तो मैंने साथ अपने रजिस्टर रखा हुआ था। मैं एसके कर रही हूँ, 4 एमसीक्यूज़ आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, टिक करते गए। 5वाँ एमसीक्यू आया, नहीं आता मुझे। मैंने उसको हाइलाइट किया, फिर मैंने उसको साथ ही गूगल किया कि अच्छा इसका आंसर ये क्यों है? जैसे कोई फ़ॉसा है, उसकी मुझे नहीं पता कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, वो मैंने गूगल किया, वो डायग्राम देख ली, वो पिक्चर खींच ली और उसको प्रिंट करके अपने नोट्स पे वो पिक्चर लगा ली। ड्रॉ करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सिंपली पिक्चर खींचे, प्रिंट करें। अगर आप सिर्फ़ मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, तो आपने मोबाइल में ही रखें, आपने वेस्ट नहीं करना टाइम। तो वो मैंने लाइन अपनी कॉपी के अंदर लिख ली कि ये एमसीक्यू है, ये इसकी मेन चीज़ है, ये मुझे भूलती है और अगर कोई डायग्राम वाली चीज़ है जो याद रहती है डायग्राम से, तो वो डायग्राम साथ लगा ली। बाय द एंड मैंने एक दफ़ा एसके ख़त्म की, तो वो सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज़ जो मुझे नहीं आते थे, वो मेरे रिवाइज़ हो गए, उनकी थ्योरी रिवाइज़ होगी। पेपर करते हुए मैंने इस तरह नहीं किया कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लें आप, उसके बाद जो आपके गलत हुए थे वो आप बैठ के देखें, नहीं, आप पेपर कर रहे हैं ना, तो जब आप वो एक पेपर करके उठें, वो एक पेपर आपको आता हो। उस पेपर के जो 100 सवाल है ना, वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों। इस तरह आपने करना है फर्स्ट टाइम जब आपने एसके करनी है। बेशक आप 4 घंटे में 1 पेपर करें, लेकिन वो पॉइंट आपको आता हो। अक्सर हम ऐसा करते हैं, मैंने भी शुरू में ये गलती की थी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख ली और सोचा एंड पे इनको बस याद करूँगी, ठीक है, अब मुझे पता है ना कि ये वाली मेरी बुक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ों की है, ये एंड पे याद करूँगी। और वो एंड आता ही नहीं था और पेपर का दिन आ जाता था और वो फिर वही सेम मिस्टेक्स, तो फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का। तो आपने पहले दिन से इस तरह पढ़ना है कि ये वाला मुझे पॉइंट नहीं आता, ये मैंने लिखा है, अब लिख लिया है तो अभी याद करके फिर अगले एमसीक्यू पे जाना है, ठीक है? आज के दिन में आपने 10 एमसीक्यूज़ फ़र्ज़ करें सॉल्व किए, वो 10 के 10 अब आपको आने चाहिए। उनका बैकग्राउंड और उनका वो एसेंस आपको पता होनी चाहिए, वो अगर स्टेम चेंज करके भी आपको एमसीक्यू दें, जैसे अगर कोई फ़ॉर्मूला है, कोई कम्युनिटी मेडिसिन का है, तो वो आपको आना चाहिए। वो वैल्यूज़ चेंज करके भी अब आपको देंगे, तो वो आपको आता होगा, ठीक है? तो इस तरह से जब आप एक दफ़ा एसके ख़त्म करेंगी ना अपनी एसके पिंक, तो आपके पास एक और बुक तैयार हो जाएगी, जो आपने खुद अपनी नोट्स में तैयार की होगी। उसके अंदर वो सारे एमसीक्यूज़ होंगे, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत होते थे और वो आपने साथ-साथ याद कर लेने हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने 15 दिन के अंदर एसके पिंक ख़त्म कर ली, ठीक है?
अब 15 दिन के बाद आपके पास आपके नोट्स के अंदर वो सारे एमसीक्यूज रिटन हैंड रिटन मौजूद हैं कि ये मेरे गलत हुए थे, और आपकी एसके पिंक के ऊपर वो हाईलाइट भी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, 2 दिन के लिए सिर्फ वो जो आपके गलत हुए हैं ना, उनको 2 दिन देने हैं और वो सारे याद करने हैं, रट्टा लगाना है उनको अच्छे से। और फिर आपने 2 दिन के बाद दोबारा एसके शुरू कर लेंगे, ठीक है? अब जब आप एसके शुरू करेंगी, आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। आपने पहले ही एसके 15 दिन में ख़त्म की थी, तो अब आप जो है 10 दिन में ख़त्म कर लेंगी। अब आपके हाइलाइटर का कलर आपने चेंज कर लेना है। अगर पहले आपने ऑरेंज यूज़ किया था, अब आप ग्रीन कर लें। अब आप उसी तरह बैठेंगी एसके लेके। 1 दिन में पहले अगर आप 1 या 4 पेपर करती थी, तो अब आप 6 कर लेंगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं और आपको आते हैं। अब आप जल्दी-जल्दी करेंगी। अब जो गलत होंगे ना, उनको अब आपने ग्रीन कलर से हाइलाइट करना है। और आपके पास अपनी कॉपी के अंदर ऑलरेडी जो नोट्स बने हुए हैं कि ये गलत होता है, उसके अंदर अब जो आप सेकंड टाइम पे कर रही हैं, जो गलत हो रहा है ना, उसके ऊपर आपने हाइलाइटर फेर लेना है। और इसी तरह आपने ये अपनी एसके दूसरी दफ़ा ख़त्म करनी है। बाय द टाइम आप दूसरी दफ़ा ख़त्म करेंगी, तो आपके नोट्स के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ हाइलाइट हो चुके होंगे कि ये सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे गलत हुए हैं। फिर आपने 2 दिन देने हैं उन एमसीक्यूज़ को और उस पूरी नोट्स को जो आपने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। और इस सारे टाइम के बीच में आप रफ़ीउल्लाह भी साथ-साथ कर रही हैं, ठीक है? रोज़ का हमने एक टॉपिक रखा हुआ है रफ़ीउल्लाह का, वो हमने रोज़ करना है, वो नहीं छोड़ना। तो 15 दिन में हमारी एसके खत्म हुई, साथ ही हमारी रफ़ीउल्लाह भी एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएगी। फिर 2 दिन के अंदर हम वो एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करेंगे जो हमारे गलत हो रहे थे। उसके बाद हम दोबारा से एसके और रफ़ीउल्लाह शुरू कर लेंगे। ये 1 महीने के अंदर आपकी 2 दफ़ा एसके पिंक रिवाइज़ हो चुकी होगी और 2 दफ़ा रफ़ीउल्लाह रिवाइज़ हो चुकी होगी, ठीक है? इसके बाद आपका सेकंड मंथ आ जाएगा। अब सेकंड मंथ के अंदर आपने जो एसकेज़ वॉल्यूम एंड वाले पेपर है ना लेटेस्ट, वो ले लेने हैं। और उन पेपर्स को ये नहीं देखना कि ये मेडिसिन का है, एनेस्थीसिया का है, आपने वो सारे पेपर करने हैं और अच्छे से करने हैं। और उनकी भी यही रूटीन होगी कि 2 पेपर आप 1 दिन के अंदर करेंगे, उसी तरह करेंगे। आपके पास आपकी नोटबुक होगी, उसके अंदर आप लिखती जाएँगी कि ये एमसीक्यू गलत है, ये एमसीक्यू, और लिख के आगे नहीं जाना। उस एमसीक्यू को उसी टाइम सर्च करना है, टॉपिक को उसी टाइम रटना है, उसी टाइम उसका छोटा-सा नोट बना लेना है कि ये गलती होती है मेरे से, मुझे ये चीज़ भूलती है। और आपका स्टडी करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो चीज़ जहाँ नहीं आई ना, उधर ही वो रट लेनी है। और बाय द टाइम आप वो काम करके उठी हैं, तो आपको 100% गारंटी होनी चाहिए कि ये पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है, इसमें से अब कुछ भी आ जाए मुझे आता है। अक्सर गलती ये हो जाती है कि हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम अच्छे से उसको रट्टा नहीं लगाते हैं और हमें होता है कि अच्छा एग्ज़ाम में याद आ जाएगा शायद। लेकिन ये एफसीपीएस का एग्ज़ाम ऐसा है कि मेरी तो इसमें लक नहीं चलती थी। सब कहते हैं कि ये सिर्फ़ लक से पास होता है। और मेरी तुक्का कभी ठीक नहीं होता था। मुझे जो आता होता था, मैं वो भी गलत हो जाता था, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर इतना होता है उस टाइम पे। तो अब ये, और आपने कोई एक्स्ट्रा बड़ी किताबें खोल के या पुराने नोट्स खोल के जो आपने पढ़ लिया है ना अब तक, और जो आपको नोट्स आपके हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करना है। कोई आपको आज आके कह दे कि ये वाली बुक पढ़ लो, इसका बहुत फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ रफ़ीउल्लाह और एसके। मैंने भी शुरू वाले अटेम्प्ट में बहुत ये बेवकूफ़ियाँ की थी कि ये वाली बुक पढ़ लेती हूँ, यहाँ से ये नोट्स ले लेती हूँ, ये इनका लेक्चर ले लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ एक अच्छा गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपसे रोज़ पूछे कि हाँ, तुमने ये टॉपिक खत्म कर लिया कि नहीं? और एक अच्छा स्टडी पार्टनर। स्टडी पार्टनर इसलिए बता रही हूँ कि इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प हुई थी। जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको कभी आप ढीले हो जाते हैं, कभी कोई इवेंट आ गया, घर में कुछ हो गया। जब आप किसी के साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको एक अलग सी स्ट्रेस होती है कि हाय उसका इतना हो गया, मैंने भी करना है। तो आप भी फटाफट बुक्स खोल के बैठते हैं। और दूसरा मैंने इस दफ़ा क्या था कि मुझे एक स्टडी पार्टनर मिली थी, उनके साथ मैं एमसीक्यूज़ का पेपर, पूरा पेपर हम वॉइस कॉल पे करते थे। उनको थोड़ा बल्कि होता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है तैयबा, मैं जल्दी-जल्दी कर लूँगी, तो मैं उन्हें कहती थी कि प्लीज़ एक दफ़ा सिर्फ़ मेरे साथ बुक कर लो, तो फिर उसके बाद आप अपना अलग कर लेना। तो हमने वो जो एसके की लेटेस्ट वॉल्यूम था ना, वो एक दफ़ा इकट्ठे किया था कॉल के ऊपर। हम कॉल मिला लेते थे और हमारा टाइम होता था कि हमने 2 पेपर इकट्ठे करने हैं और कॉल पे मैं, और मुझे भी टेंशन होती थी कि इसका टाइम ना वेस्ट हो रहा हो, तो मैं तेज़-तेज़ एमसीक्यूज़ पढ़ती थी। फ़ायदा उसका ये होता था कि अब कोई एमसीक्यू मुझे नहीं आया, उसका उसने कोई निमोनिक बनाया होगा या उसका कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो मुझे बताती थी कि ये ऐसे याद रखा है मैंने तुक्का। तो मुझे फिर वो चीज़ याद रह जाए। जब आप किसी के मुँह से सुनते हैं ना, तो आपको वो चीज़ जल्दी याद रह जाती है। आपको पेपर सॉल्व करते हुए याद आ रहा होता है कि यार इस एमसीक्यू पे हम दोनों रुके थे और इसने ये बोला था, मैंने ये बोला था, तो वो आपको चीज़ जल्दी याद रह जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक ऐसा स्टडी पार्टनर ढूँढें जो आपसे एक स्टेप आगे हो, ठीक है? ताकि आपको उसकी हेल्प मिले। जो जिनके साथ मैंने स्टडी की थी, वो भी मुझसे पहले एक दफ़ा अटेम्प्ट दे चुकी थी। उनका सिर्फ़ 1 मार्क्स से रहा था और मुझे था कि इनका तो इतनी अच्छी तैयारी, और उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा हाफ़ज़ा भी था कि उनको रट्टा याद रहता था हर चीज़ के। इसका एमसीक्यू मैं उनसे पूछती थी, इसका आंसर ये क्यों है? तो वो मुझे कहती थी, "ये नहीं मुझे पता क्यों है, बस मुझे ये पता है कि ये की है पेपर में, तो ये यही आंसर है।" मुझे थोड़ा होता था कि कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि मेरे से कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं पढ़ा जाता। लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि एफसीपीएस के पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो होना उतना ज़रूरी नहीं है। इसमें लक और आपका रट्टा ही है।
तो वही चलने हैं। तो आपने इतना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? तो आपने एक अच्छा स्टडी पार्टनर अपने साथ ज़रूर रखना है, जो आपके साथ पढ़े। और अब आपने अपना गोल सेट करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम के अंदर अपना गोल बना लिया था कि इतने दिनों के अंदर मैंने रफ़ीउल्लाह करनी है, इतने डेज़ के अंदर मैंने एसके खत्म करनी है, कौन-सा टॉपिक किस दिन करना है और साथ-साथ क्या अगर अब आप लोगों को चाहिए मेरे वाला बिल्कुल, तो आप मुझे फिर एसएमएस कर देना इंस्टाग्राम पे या मोबाइल पे, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगी और फिर मैं आपसे पूछती भी रहूँगी कि आप का कितना हो गया टॉपिक और कितना आपने टाइम तो नहीं वेस्ट किया, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा और फिर जो मेरे नोट्स हैं, अगर वो आपको चाहिए होंगे, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि उनको पीडीएफ फॉर्म में कर लूँ। तो मैंने इसी तरह किया था, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स सारे अपने साथ-साथ लिख लिए थे एसकेएस के और उनको मैं पढ़ती गई थी। और आखिरी पेपर से 2-3 3 दिन पहले मैंने एसके की 3 दफ़ा रिवीजन कर ली हुई थी, एसके पिंक और रफ़ीउल्लाह मैंने बहुत सोचा था कि मैं इसको कम से कम 3 दफ़ा करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ़ 2 दफ़ा कर पाई थी। लेकिन उसी से मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। तो ये स्टडी गोल आपने अपना बनाना है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बनता, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बना दूँगी। उसके बाद एक और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपने अपने आप को देखना है कि आप विज़ुअल लर्नर हैं आप या ऑडिटरी लर्नर हैं। जैसे मैं दोनों हूँ, मुझे कुछ चीज़ें देख के याद रहती हैं, डायग्राम्स तो मैं वो प्रिंट करवा के अपनी अगर आपको मैं अपनी नोट्स की वो दिखाऊँगी ना फ़ोटो, तो सारी नोट्स हैंड रिटन है, बीच में डायग्राम्स लगी हुई हैं, तो मुझे उससे बहुत जल्दी याद रहता है और दूसरा मुझे सुन के याद रहता है। तो इसीलिए मैंने स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ा था इस दफ़ा जब वो कोई एमसीक्यू बोलती थी ना, मैं 10 दफ़ा भी वो एमसीक्यू कर लेती थी, मुझे वो नहीं याद रहता था। लेकिन मैं उससे 1 दफ़ा सुन लेती थी ना कि ये आंसर है, तो मुझे पता नहीं क्या ऑटोमैटिकली वो याद रह जाता था। फिर मैं अपने कज़न से या हस्बैंड से किसी से भी कहती थी कि ये मुझे भूलता है, ये आप प पर्ची अपने पास रख लें, उठते-बैठते आपने गुज़रते-गुज़रते मुझसे ये एमसीक्यू पूछ लेना है। तो 1-2 दफ़ा उन्होंने भी मुझसे इस तरह पूछा, तो वो चीज़ फिर मुझे हमेशा याद रह जाती थी। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी सुन के याद रहता है, देख के याद रहता है, तो आपने वही स्ट्रैटेजी अपने साथ अपनानी है। थोड़े टाइम के अंदर हमने ज़्यादा लर्न करना है और उसको ज़्यादा देर रिटेन करना है। और एक और तरीका भी है कि आपको कोई टॉपिक बहुत भूलता है ना, तो आप उसकी अपनी ही वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करें और आप वो टॉपिक पढ़ाएँ, आप और वो टॉपिक आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप वो अपने हेडफ़ोन्स पे लगा के वो टॉपिक कान में सुन लें। तो वो आपका जो इस तरह वाला टाइम वेस्ट होता है ना, उस टाइम के अंदर आपकी रिवीज़न होती जाएगी। वो टॉपिक आप बार-बार सुन लेंगे। ठीक है? और 7वाँ स्टेप कि आपने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मदद माँगनी क्योंकि ये एफसीपीएस वाक़ई ही लक पे है और हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 6-6 दफ़ा दे के निकाला है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपने एमसीपीएस, डीजीओ किसी चीज़ की तरफ नहीं जाना। मुझे भी सबने बीच में बहुत बोला कि कुछ मेरे क्लास फेलोज़ थे कि हम एमसीपीएस कर लेते हैं, छोड़ दो इसको 2 साल में हम कंसल्टेंट हो जाएँगे, ये हो जाएगा। पर मेरा ड्रीम था कि नहीं मैंने एफसीपीएस ही करना है। और इवन इस दफ़ा भी रिज़ल्ट खोलते हुए मुझे ये था कि पता नहीं ये पास है मेरा नहीं पास, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। आप तब तक फ़ेल नहीं होते जब तक आप अटेम्प्ट करना छोड़ नहीं देते। जिस दिन आपने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया ये सोचे कि मेरा नहीं पास होना, मुझसे नहीं होता, उस दिन आप फ़ेल हैं। अभी आपका बेशक 10 दफ़ा फ़ेल हो जाए, आप फ़ेल नहीं हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने आइलेट्स देना था, उन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए और 7वें में जाके वो पास हुए। तो आपका अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक टाइम रखा होता है। तो वो टाइम पे आपको मिल जानी है। कुरान की आयत है ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह ताला किसी को भी उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते उसके ऊपर। ये मुझे समझ नहीं आता था लेकिन अब मुझे समझ में आई है ये बात कि वाक़ई अल्लाह ने एक टाइम लिखा होता है और बेस्ट टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जानी है। बाज़ अगर मैं सोचती थी कि पिछला अटेम्प्ट क्यों नहीं पास हुआ, हो जाता तो अब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है उस टाइम पे उस जिस डिपार्टमेंट में अल्लाह ने मुझे डालना है वहाँ पे बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, क्या पता अब सब चेंज हो गए होते, बाय द टाइम मेरी इंडक्शन होनी है तो वहाँ पे बेहतरी आ गई हो। या हो सकता है पहले मुझे अनपेड मिलनी हो तो अब पेड मिलना हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक टाइम फिक्स रखा है। आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपने पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहना है और ये नहीं सोचना कि मेरा 2 अटेम्प्ट ज़ाया हो गई हैं, 3 अटेम्प्ट हो गई हैं। मैं आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा और जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसी तरह पढ़ना है। कोई एक्स्ट्रा बुक्स, कोई एक्स्ट्रा रफड़ नहीं डालना कि ये स्नेल से पढ़ लेती हूँ, ये इसके लिए मैं ये वाली बुक खोल लेती हूँ, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ रफ़ीउल्लाह और एसके पिंक ये 2 चीज़ें पकड़नी हैं और ये 2 चीज़ें जितनी दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं ना, जितनी रिवीजन इसकी कर सकते हैं। पहला प्लान आपने बनाना है सबसे कम डेज़ का, कि थोड़े दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। दूसरा प्लान बनाना है, उसके अंदर फिर आप बेशक 3 दिन ऐड कर लें, यानी थोड़ा रिलैक्स होके करें। फिर अगला, तो आप जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा रिवीजन्स करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और फिर पेपर अटेम्प्ट करते वक़्त आपने पेपर 1 जब हमारा आता है ना, उसके अंदर हमें
सबका सेम होता है, मुझे हमेशा पेपर 1 मुश्किल लगता होता था कि ये करना मुश्किल है। तो उसके अंदर आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने जो एमसीक्यू नहीं आ रहा ना स्किप करते जाना है, ठीक है? कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो हमें होता है कि ये मैं थोड़ा सोचूँगी आ जाएगा, कुछ होते हैं बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं होता ये कहाँ से उठ के आया है। उसको हम स्किप भी अगर कर दें ना तो स्किप करके भी बाद में हमने टाइम ही वेस्ट करना है, तुक्का ही लगाना है, उसको आप उसी टाइम ही अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? लेकिन कुछ होते हैं जैसे कुछ कम्युनिटी मेडिसिन के फ़ॉर्मूलाज़ हैं या कुछ आपको आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ सोचना है, उसको आप स्किप करते जाएँ। एंड में आपने वो स्किप वाले क्वेश्चन्स पे टाइम वेट आपको पता होगा कि अच्छा मेरे 20 एमसीक्यू स्किप हुए हैं, मेरे पास घंटा है या आधा घंटा है, तो मैं 1 एमसीक्यू पे कितनी देर सोच सकती हूँ। तो फिर आपने एंड पे उन एमसीक्यूज़ को करना है। और अगर आपके शुरू में 20 एमसीक्यूज़ भी नहीं आते ना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरा तो गया पेपर, अब क्या फ़ायदा बाकी अटेम्प्ट करने का, चलो चलते हैं। नहीं, आपको नहीं पता आपकी लक किधर है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि पेपर से बाहर निकल के कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मैं पास हूँ। ये लक है कि आपका पास होना है कि नहीं होना है। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरे तो इतने गलत हो गए तो अब तो मेरा अटेम्प्ट करने का आगे फ़ायदा नहीं। आपने अपना पेपर 1 भी फुल अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 भी फुल अटेम्प्ट करना है, बीच में रिलैक्स करना है। मैंने इस दफ़ा अपनी बुक साथ ले गई थी पेपर 2 के भी इस तरह मैंने आपको बताया ना गायनी के मैंने अपने नोट्स और एमसीक्यूज़ जो गलत होते हैं वो 1-2 रजिस्टर थे मेरे और दोनों भरे हुए हैं मेरे हैंडराइटिंग से। पेपर 1 करने के बाद मैंने अपनी चाय ली, किसी दोस्त के पास नहीं बैठी, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं गई, मैंने वहाँ से अपनी बुक्स वापस पकड़ी और एक जगह पे बैठ के मैंने वो रिवाइज़ किए पॉइंट्स क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको आता होता है और आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पेपर में एकदम से माइंड से निकल जाता है। तो अगर आप थोड़ी देर पहले हल्का-सा रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो चीज़ें फ्रेश हो जाएँगी माइंड के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत बार-बार भूलती हैं, तो मैंने वो रिवीजन की और उसके बाद मैं जाके पेपर में बैठी, दुरूद शरीफ पढ़ा और अच्छे से हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दुआ माँग के फिर अगला-अगला और पेपर दे के बाहर निकली तो कुछ एमसीक्यूज़ मुझे आते हुए थे, वो गलत हो गए तो थोड़ा बहुत बंदा उदास होता है। कुछ मुझे लगा था मैं गलत करके आई हूँ, तो जब वो कीज़ आईं ग्रुप में तो वो मेरे सही थे। तो मतलब एंड तक भी मैं श्योर नहीं थी कि 100% पास होगा या नहीं होगा। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी मेहनत करके ये नहीं अब सोचना कि इतने गलत हो गए हैं, क्या पता जो आपको गलत लग रहे हैं वो वाक़ई में सही हों। और पेपर के बीच में भी आपने ये नहीं सोचना कि मेरे तो ये गलत हो गए हैं, तो अब तो मेरा पेपर पास नहीं होगा और आपने दिल नहीं हारना। आपने बस पूरा अटेम्प्ट करना है। और अगर आपका पेपर नहीं पास होता तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं एमसीपीएस कर लेती हूँ या मैं डीजीओ कर लेती हूँ या मैं ये छोड़ देती हूँ, नहीं, आपने दोबारा दे इंशाल्लाह इस दफ़ा आपका ज़रूर पास होगा। मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी और आपने खुद भी दुआ करनी है। जितने लोग हैं सबको दुआ का कहना है क्योंकि किसकी दुआ कबूल हो जाए आपको नहीं पता। और आपने अपनी मेहनत पूरी रखनी है और आपने पीछे नहीं हटना। आप सब ने एफसीपीएस ही करना है और इंशाल्लाह हम इकट्ठे ग्रेजुएट भी होंगे और अब मेरा आज पास हुआ है तो मुझे कल ट्रेनिंग नहीं मिलने लगी। हो सकता है हम दोनों ट्रेनिंग में इकट्ठे हों, जुलाई में इंडक्शन होनी है ना, तो हम सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग के अंदर। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरी दोस्त का तो 2 महीने पहले वाला पास हो गया। हो सकता है वो अगला पूरा साल ही घर बैठी रहे, कोई मसला आ जाए उसकी लाइफ में और वो ना ट्रेनिंग कर सके और आपका ये अटेम्प्ट क्लियर हो और आपको उससे पहले ट्रेनिंग मिल जाए। वन्स हम एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद हमने किसी की तरफ नहीं देखना होता कि इसको तो जॉब भी मिल गई है, ये तो ये भी कर रही है। आपको नहीं पता आगे उसकी लाइफ में कब कहाँ पॉज़ लिखा हुआ है। तो आप अपनी सिचुएशन में चल रहे हैं, आप भी अपने मकसद में पहुँच जाएँगे और आप भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है? तो किसी को देख के डिप्रेशन में नहीं जाना कि इसकी तो ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और मैं पीछे रह गई हूँ। आपका अपना टाइम है और आप देखो जब एक बटरफ्लाई पैदा होती है तो वो पैदा होते ही बटरफ्लाई नहीं होती, वो कैटरपिलर होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने टाइम से ग्रो करता है। तो अब एमबीबीएस कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौरन अब बस आज ही हम एफसीपीएस में भी बैठ जाएँगे। हर कोई अपने टाइम के मुताबिक ग्रो करेगा लेकिन इंशाल्लाह वो एक दिन उसमें बैठेगा ज़रूर। तो ये सारी टिप्स थी, आप लोगों को उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा ज़रूर और इसके अलावा अगर आप पर्सनली भी मेरा टाइम टेबल और वो पूछना चाहते हैं कि या मैं आप चाहते हैं कि मैं ही आपको बना के दे दूँ टाइम टेबल, तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा और अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप बिल्कुल फ़ील फ्री आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह से जो भी आप चाहेंगी कि इस चीज़ में हेल्प कर दें, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप स्टडी पार्टनर ढूँढें। अगर आपके पास नहीं मिल रहा, तो मुझे जितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है मैं अगर आप कहते हैं तो मैं एक ग्रुप बना देती हूँ आप लोगों का ताकि उसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से डिसाइड करके आपस में स्टडी पार्टनर बन जाए क्योंकि उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहेंगे तो एक ही ग्रुप के अंदर मैं आपको टाइम टेबल डाल दूँगी कि ये आप सबका टाइम टेबल है, आप 2-2 करके उसके अंदर अपना स्टडी पार्टनर चूज़ कर लें, 2 लोग आपस में मिल जाएँ। 2 से ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि फिर वो कॉल में डिस्टर्बेंस होती है, 2 लोग आराम से अपना टाइम सेट कर लेते हैं कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे और उस हिसाब से आप लोग जो है ना ज़रूर तैयारी आज से ही शुरू कर दें और मेरी फिर वही टिप है रफ़ीउल्लाह और एस्केपिंग सिर्फ़ ये 2 करनी है, बाकी सब कुछ फेंक देना है आपने और इन 2 को आपने जितनी दफ़ा आप रिवाइज़ कर सकते हैं, 20 दफ़ा कर सकते हैं, आप 20 दफ़ा कर लें और ये बात मेरी लिख लें कि आपका फिर पेपर इंशाल्लाह पास है, इंशाल्लाह पास है।
मुझे भी जब मैंने तैयारी शुरू की थी, जिनसे मैंने गाइडेंस ली थी, उन्होंने मुझे यही कहा था, "तैयबा सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एसके पकड़ो और रफ़ीउल्लाह।" मैं कहती थी, "सर, कैसे होगा सिर्फ एसके और रफ़ीउल्लाह से?" अच्छा, डबल ए का आप पूछ रहे हैं। डबल ए आपकी बहुत अच्छी बुक है, वो आपने तब करनी है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप एक टॉपिक करेंगी, तो आप डबल ए का एक टॉपिक पढ़ लें। अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि आप रफ़ीउल्लाह करें, आपने रफ़ीउल्लाह का एक टॉपिक किया है 3 घंटे में, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप वो ढाई घंटे में रफ़ीउल्लाह का रट्टा लगा लेती हैं। फिर आप 2 घंटे दे दें डबल ए नोट्स से, वही टॉपिक आप डबल ए नोट्स से करें। उससे ये होगा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। इस टॉपिक को मैंने ऐसे याद रखना है। जब तक हम एमसीक्यू नहीं करते, हम थ्योरी जितनी मर्ज़ी अच्छी पढ़ लें, हमें पता नहीं है कि हमने अटेम्प्ट क्या करना है। जब हम वो करते अच्छा डबल ए लेंथी है, तो इसीलिए मैंने डबल ए पिछले अटेम्प्ट्स में की थी। इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ़ एसके और रफ़ीउल्लाह की थी। तो आप डबल ए को भी छोड़ दें, ठीक है? डबल ए छोड़ दें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपको जो मैंने बताया ना सिर्फ़ वही करें। एसके, पिंक और रफ़ीउल्लाह। और एसके पिंक इसी तरह करनी है कि जो टॉपिक आ रहा है उसके अंदर जो चीज़ आपको नहीं आई वो आपने लिख ली, उस टाइम वो खोल के इंटरनेट से बुक्स खोल के पेजेज़ पलटने में भी टाइम नहीं ज़ाया करना। आप इंटरनेट करें, गूगल करें, आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसका ये मसला है, ये इसका आंसर है, वो आप लिख लें अपने पास, ठीक है? और उसको उसी टाइम याद कर लें। मेन की आपने अपने नोट के ऊपर सबसे पहले ये लिख लेना है कि आज जो मैंने पढ़ा है, वो मुझे याद होना चाहिए। मेरी ये गलती थी कि मैं कहती थी अच्छा बस लिख लिया ना, अभी बाद में याद हो जाएगा, पेपर से पहले रिवाइज़ कर नहीं, आप समझे कल पेपर है, आज मैंने ये जितना पढ़ा ना, ये मुझे आज मेरी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रात को सोने से पहले आपने जितना पढ़ा है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने इतना पढ़ लिया। अगले दिन उठे, अगला पेपर शुरू करने से पहले पिछले आपके 2 पेजेज़ के पॉइंट्स बन गए, 3 पेजेज़ के पॉइंट्स बन गए, जल्दी-जल्दी उनको रिवाइज़ कर लें, फिर अगला पेपर शुरू करें। ठीक है? ये सारी टिप्स हैं आपके लिए और इंशाल्लाह आप सब मेरी दुआओं में भी शामिल होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप बेशक मुझे मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे जो जो भी आपके पास अवेलेबल है नंबर, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी और ज़रूर आपके लिए दुआओं में याद रखूँगी और आपने हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह पास हो जाएगा। आपने सिर्फ़ बार-बार एसके पिंक और रफ़ीउल्लाह ख़त्म करनी है, ठीक है? और किसी की तरफ नहीं देखना। मैं आपको बता रही हूँ, आप भी उनसे पहले इंडक्शन में बैठे होंगे, आपको उनसे पहले सीट मिलेगी इंशाल्लाह। सिर्फ़ आपने अपना हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह ताला से नमाज़ से मदद माँगते रहना, ठीक है? अब तो आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो वैसे ही मुआवज़े होते हैं। तो आप लोगों ने यही सोचना है अल्लाह ताला के इस रमज़ान में जो है ना आपने मेरी हेल्प करनी है और मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।